नमस्कार दोस्तों। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन हैं पेडागोजी के, यानी कि शिक्षा शास्त्र के। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न किए। अपन करेंगे इसको ना। विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न किए। वर्ग की क्या परिभाषा है? एक वर्ग की रचना करो। यह बताइए कि यह प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापते हैं? समझ, ज्ञान का प्रयोग। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये है ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग। ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग, समझ तथा ज्ञान का प्रयोग, समझ तथा संश्लेषण, ज्ञान तथा संश्लेषण। ये है वर्ग या वर्ग की परिभाषा है ज्ञान, और एक वर्ग की रचना करो, ज्ञान का प्रयोग। सही है। उपयुक्त प्रश्न ए ज्ञान तथा बी ज्ञान के प्रयोग से संबंधी उद्देश्यों को मापते हैं। ज्ञान उद्देश्य की मुख्य विशेषता पुनः स्मरण है। ज्ञान उद्देश्य की मुख्य विशेषता पुनः स्मरण है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होती है। अतः ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न पदों, प्रत्ययों, संकेतों, परिभाषाओं, सिद्धांतों, सूत्रों, प्रक्रियाओं, विधियों, संरचनाओं आदि का पुनः स्मरण तथा पहचान करने से संबंधित व्यवहार सम्मिलित होते हैं। वही ज्ञान के प्रयोग संबंधी उद्देश्य का मतलब है कि ज्ञान उद्देश्य के गुणों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका है, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उसके बच्चों से कुछ शैक्षिक और आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी है। शैक्षिक अपेक्षाएं भी है। वह बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझती है। बच्चों से अन्योन्य क्रिया करते समय वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती है। वह बच्चों से स्नेह तथा हार्दिकता अन्योन्य क्रिया। वह यह भी जानती है कि बच्चे कई बार उनकी अभिवृद्धि का लाभ भी उठा लेते हैं, तथापि उसका विश्वास है कि अंतोत्गत्वा अंत्योदगत्वा हार्दिकता अन्योन्य क्रिया। अंत्योदगता अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास में कर लेंगे। कई बार उसकी अभिवृद्धि का लाभ भी उठा लेते हैं, तथापि उसका विश्वास है कि अंत्योदगता अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास में कर लेंगे। बताइए श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की किस प्रणाली का अनुसरण कर रही है? भाई साहब, इसमें है लोकतांत्रिक। उन्मुक्त है, गलत है। उन्मुक्त है भैया। उन्मुक्त शैली में शिक्षक एक सर्वमान्य बौद्धिक नेता के रूप में शिक्षार्थियों को नेतृत्व प्रदान करता है। उसका शिक्षार्थी पर कठोर नियंत्रण नहीं होता, वरन वह उनकी जरूरतों व समस्याओं को समझकर उनका मार्गदर्शन करते हुए शिक्षण कार्य संपादित करता है। उन्मुक्त शैली। कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। वह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। दोबारा देख लेते हैं। कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है। ठीक है, सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। वह विद्यार्थी दोबारा से कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक
विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, ठीक है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों को किस स्तर को प्राप्त कर लिया है। संश्लेषण, जब एक बात बता, संश्लेषण और विश्लेषण में से बड़ी कौन सी है? संश्लेषण है। शिक्षण के परिणामस्वरूप छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर बेंजामिन एच ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को 3 भागों, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य तथा मनोचालक उद्देश्य में विभाजित किया था। किसने? बेंजामिन एच ब्लूम ने। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को अग्रलिखित भागों में विभाजित किया गया है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। संश्लेषण, संश्लेषण में विभिन्न तत्वों तथा भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना सम्मिलित होता है। स्पष्ट है कि संश्लेषण छात्र में संश्लेषण में विभिन्न तत्वों तथा भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना सम्मिलित होता है। स्पष्ट है कि संश्लेषण छात्र विभिन्न भागों, अंशों, तत्वों के साथ कार्य करके उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि कोई ऐसी रचना तैयार हो सके जो पहले उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं थी या उनकी जानकारी में नहीं थी। उपयुक्त उदाहरण में विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के संश्लेषण स्तर को प्राप्त कर लिया है। संश्लेषण, फिर है निम्न में से कौन सबसे व्यापक है? जब सबसे व्यापक उद्देश्य है, लक्ष्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, अनुदेशन उद्देश्य है। अब बता, सबसे व्यापक यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ऐसे समझ सकते हैं इसको। उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, लक्ष्य है, अनुदेशन उद्देश्य है। अनुदेशन उद्देश्य, चल डी करते हैं ना, गलत है भाई, ओनली लक्ष्य है। लक्ष्य सबसे व्यापक होता है, NCERT PRT। लक्ष्य सबसे व्यापक होता है जबकि उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। लक्ष्य एक समान कथन है जबकि उद्देश्य एक निश्चित कथन है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय, कार्यक्रम, समाज तथा राष्ट्र उत्तरदायी होता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जबकि उद्देश्य की छोटी छोटी शाखाएं होती है, अतः उनकी प्राप्ति का दायित्व शिक्षक तथा पाठ विशेष की विषय वस्तु पर होता है। अतः उनकी प्राप्ति का दायित्व शिक्षक तथा पाठ विशेष की विषय वस्तु पर होता है। सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर है। सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर है समझ, प्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण। सर्वोच्च पायदान की बात आ रही है जब मूल्यांकन है, सही है, ये सही गया है बस। मूल्यांकन सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर है। सीखने के संज्ञानात्मक उद्देश्यों के 6 स्तर निम्न है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक सामग्री तथा विधियों के मूल्य के निर्धारण से संबंधित निर्णय लेना मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत आता है। BS ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र नहीं है? BS ब्लूम, जब संज्ञानात्मक, अनुगतात्मक, भावात्मक, डी करे क्या? डी सही है भाई। BS ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 3 भाग है: ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्नलिखित में किससे न्यूनतम संबंध होना चाहिए? किससे न्यूनतम संबंध होना चाहिए? न्यूनतम,
रटना, रटना सही है। एक प्रभावी शिक्षण का न्यूनतम संबंध रटने से होना चाहिए। शिक्षण में रटने पर बल देना वर्तमान शिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है, बल्कि छात्रों के समझ और चिंतन स्तर के शिक्षण पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। समझ और चिंतन स्तर के, समझ और चिंतन स्तर के आम अर्थ में शिक्षण अभी क्षमता का अभिप्राय है। इसका है शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना। शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। यहाँ पर उपयोग सभी करें। चल सी करते हैं, है ना। डी है यार, बढ़िया क्वेश्चन है। शिक्षा देने, वैसे कर तो यही डी रहा था, कर तो डी रहा था, लेकिन भाई ये है ना कि भाई क्षमता, तो शिक्षा देने की क्षमता रखना कि भाई यही है। डी है। शिक्षण अभिक्षमता से तात्पर्य शिक्षक के उस रुझान, रुचि या योग्यता से होता है जो शिक्षण कार्य, पाठ्यक्रम या शिक्षण व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक व महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण अभिक्षमता शिक्षण क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का सही ढंग से पूर्व कथन करने वाली बीजभूत योग्यताओं को इंगित करती है। शिक्षण अभिक्षमता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के, यह तो देख गया है भाई, व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। प्रमुख शिक्षा शास्त्री टी.पी. नन ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। प्रमुख शिक्षा शास्त्री टी.पी. नन ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है जैसे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। ठीक, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।